बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। जैसे कि विद्यालय खुल चुके हैं तो हमको अपनी पढ़ाई को और गति देना है। इसी क्रम में आज हम आपके सामने लाए हैं कक्षा 8 के विज्ञान विषय के इकाई 2 चैप्टर 2 की बात करेंगे। ये है मानव निर्मित वस्तुएं। मानव निर्मित वस्तुओं पिछले 2 सेशंस में हमने चर्चा की थी। कक्षा 6 में पादप से जो पौधे होते हैं उनसे जो रेशे प्राप्त होते हैं, उससे जो वस्तुएं बनती हैं यानी कि कपड़े बनते हैं, उसकी चर्चा की गई थी। कक्षा 7 में जब आए तो जंतुओं से जो रेशे प्राप्त होते हैं जैसे कि रेशम, इसका अध्ययन हमने किया था। और कक्षा 8 में जब आते हैं तो इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं रेशे या वस्तुएं। तो मानव निर्मित वस्तुओं का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। खासतौर पर संश्लेषित रेशे, प्लास्टिक, कांच और मृतिका, साथ ही साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर होता है, इसको भी हम समझेंगे इस चैप्टर में। चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम सभी लोग अपने आसपास बहुत सारी चीजों को देखते हैं जो प्राकृतिक रूप से हमको नजर आती है, जैसे कि जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, मिट्टी है, बहुत सारे खनिज हैं, ये हमको नजर आते हैं। लेकिन साथ में हमको मकान, गाड़ी, खिलौना, बहुत सारे साबुन, कपड़ा, बहुत सारे खादें, कांच, ये सारी चीजें नजर आती हैं। ये सारी चीजें क्या है, ये प्रकृति ने हमको नहीं दिया है बल्कि इसको मानव ने अपनाया है। ह्यूमन मेड वस्तुएं हैं। तो चूंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो आबादी के अनुपात में वस्तुओं का निर्माण करना आवश्यक हो गया है। प्राचीन काल से ही मनुष्य हमेशा प्रकृति पर निर्भर रहा है। प्राचीन काल से ही सभ्यता का जैसे विकास हुआ, जनसंख्या वृद्धि हुई, वैज्ञानिक प्रगति हुई, धीरे धीरे मनुष्य की जो जरूरतें थी, जो आवश्यकताएं थी, वो भी बढ़ना शुरू हो गई। जिससे क्या हुआ कि जो प्राकृतिक संसाधन थे उनके द्वारा पूर्ति करना संभव नहीं हो पा रहा था। तो इससे क्या हुआ, मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कौशल का प्रयोग करके अनेक वस्तुओं का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया और तब से शुरू होता है मानव निर्मित वस्तुओं का दौर। इसमें प्रमुख रूप से भोजन, कपड़े और मकान आते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे। जैसे देखते हैं, पहली बात करते हैं कपड़े का निर्माण मनुष्य ने कैसे किया, क्या किया। जैसे कि नॉर्मली सूती वस्त्र जो होते थे वो उसमें जो रेशे लगते थे वो सूत के रेशे यानी कि कपास के जो रेशे थे वो लगते थे। स्रोत कपास था। वैसे ऊनी वस्त्र के लिए जंतुओं के बाल इस्तेमाल करते थे। रेशमी कपड़े के लिए, रेशमी धागे के लिए रेशम के कीट का इस्तेमाल करते थे। जबकि वर्तमान में टेरिलीन यानी जिसको हम टेरिकाट भी कहते हैं, टेरिलीन का प्रयोग करते हैं, जो कि ये संश्लेषित रेशे हैं, आर्टिफिशियल रेशा है जो कि मानव के द्वारा निर्मित है। इसका निर्माण करके भी हम कपड़े बना लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो यही से कॉन्सेप्ट होता है, शुरू होता है कि मानव के द्वारा निर्मित रेशे। आजकल मनुष्य नायलॉन, टेरिलीन, जिसे डेक्रान में कहते हैं, टेरिलीन को डेक्रान भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, डेक्रान किसे कहते हैं, टेरिलीन को। आजकल मनुष्य नायलॉन, टेरिलीन आदि पॉलिस्टर धागों से बने वस्त्रों का काफी इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया है। ये धागे कैसे होते हैं, ये संश्लेषित धागे होते हैं और इन्हीं धागों से आकर्षक और टिकाऊ कपड़े बनते हैं। चलिए बात करते हैं और मानव ने क्या बनाया है। भवन निर्माण। भवन निर्माण में जो हम देखते हैं जैसे कि ईंट है, सरिया है, इसके अलावा सीमेंट है, ये सारी चीजें क्या है, ये मनुष्य के द्वारा बनाई हुई वस्तुएं हैं। इन्हीं के इस्तेमाल करके हम लोग दीवार की जुड़ाई, प्लास्टर, स्लैब, फर्श आदि सभी का निर्माण कर लेते हैं। और खास बात क्या है, जो सीमेंट से निर्मित वस्तुएं होती हैं, ये संरचना होती है, इसमें पानी का छिड़काव लगातार करना होता है कम से कम 1 हफ्ते तक, जिससे कि ये मजबूत बन जाए। पानी का छिड़काव करने से क्या होता है, जो सीमेंट में सुई के समान क्रिस्टल बन जाते हैं, सुई के समान क्रिस्टल बन जाते हैं, ये क्रिस्टल आपस में बिल्कुल गुत्थम-गुत्था हो जाते हैं, जिससे कि सीमेंट को और ताकत और मजबूती प्राप्त हो जाती है। इस प्रक्रिया को होने में 1 हफ्ते का समय लगता है और इसीलिए हम लोग अपने जो घर बनते हैं तो घर बने हुए घरों में करीब हफ्ते भर 10 दिन तक पानी हम लोग छिड़कते रहते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, जो रासायनिक प्रक्रिया है, जो क्रिस्टल बनने की प्रक्रिया है, वो पूर्ण नहीं हो पाएगी और मकान कमजोर हो जाएगा।
पानी को छिड़कने का एक और लाभ क्या होता है कि दीवार या फर्श की जो भीतरी सतह होती है वो पहले सूख जाती है और बाहरी सतह बाद में जब सूखती है, तो ऐसा होने पर क्या होता है कि जो जल वाष्प होती है वो बाहर निकलने का प्रयास करती है और पहले से सूखी हुई बाहरी परत में दरार उत्पन्न कर देती है। तो दरार से बचने का एक बहुत बढ़िया तरीका है कि आप पानी का छिड़काव करते रहें। इसके अलावा घरेलू कार्य के समान बहुत सारी चीजें हैं जो मनुष्य ने बनाया है, जैसे कि बर्तन है, सौंदर्य प्रसाधन है, बिजली के उपकरण है। ये सारे क्या है, मनुष्य के द्वारा निर्मित चीजें हैं। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में हंसिया, खुरपी, फावड़ा, कुदाल, इसके अलावा खेत जोतने के लिए, फसल काटने के लिए, सिंचाई करने के लिए, मड़ाई, आज सारे कार्यों में मनुष्य के द्वारा निर्मित यंत्रों का प्रयोग होता है। यानी कि मनुष्य ने काफी यंत्रों का निर्माण कर लिया है। आगे बात करते हैं, औषधियों की बात करते हैं। तो बहुत सारे औषधियों का जो इलाज है वो हमने मनुष्यों ने कर लिया है, जैसे कि टीबी है, जय निमोनिया, म्यादी बुखार आदि सभी रोगों के इलाज के लिए एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक दवाओं का प्रयोग हम लोग प्रारंभ कर दिए हैं। हालांकि जो भी इलाज होता है वो बिना डॉक्टर्स की सलाह पर हमको नहीं करना चाहिए, डॉक्टर्स की सलाह के द्वारा ही औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। फिर आता है संश्लेषित रेशे की बात करेंगे, डिटेल में देखते हैं। नायलॉन, पॉलिएस्टर, डेक्रान, रेयान आदि मानव निर्मित रेशे हैं। इस प्रकार के रेशों को संश्लेषित रेशे भी कहते हैं। ये होते क्या हैं, ये उच्च अणुभार वाले बहुलक यौगिक होते हैं, जिनका अणुभार बहुत उच्च होता है, ऐसे बहुलक यौगिक होते हैं। हम ये देखते हैं कि जो नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलियन से बने हुए वस्त्र होते हैं, ये सूती कपड़ों की अपेक्षा अधिक आकर्षक होते हैं और इनको जल्दी आप फाड़ नहीं सकते हैं, काफी मजबूत और टिकाऊ होते हैं। साथ ही इन कपड़ों को पानी में भिगोने पर नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलियन कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं और सूती कपड़े को सूखने में समय लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलियन ये पानी को ऑब्जर्व ही नहीं करते, बहुत ही कम ऑब्जर्व करते हैं, अपने अंदर सूखेंगे नहीं तो जल्दी सूख जाएंगे। अगला है, बात करते हैं प्लास्टिक। आज हमारे जीवन के लिए प्लास्टिक बहुत ही आवश्यक बन गया है। हर एक कार्य के लिए प्लास्टिक की वस्तुओं का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इसके अलावा सारी जो वस्तुएं हैं, बर्तन है, मग है, ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, दांत करने का जो हम लोग ब्रश इस्तेमाल करते हैं, क्या है, प्लास्टिक से बनी वस्तुएं होती हैं। अब समझते हैं प्लास्टिक रियल में वास्तव में रासायनिक रूप से क्या होता है। रासायनिक रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि एथिलीन, एसिटिलीन आदि के उच्च अणुभार के बहुलक प्लास्टिक पदार्थ होते हैं। यानी कि प्लास्टिक पदार्थ कौन होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे कि एथिलीन, एसिटिलीन आदि से उच्च अणुभार के प्लास्टिक के उच्च अणुभार के बहुलक होते हैं, यानी कि पॉलीमर्स हैं। उदाहरण के लिए बात करते हैं बैकेलाइट, नायलॉन, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पीवीसी जिसको पॉलीविनाइल क्लोराइड भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है प्लास्टिक के अंतर्गत आती हैं। प्लास्टिक की जो कठोरता और गलनांक के आधार पर प्लास्टिक को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होती है पहली जो आती है, फर्स्ट नंबर पर जो आती है, इसको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मो मतलब गर्म करने पर, जो प्लास्टिक गर्म करते हैं तो क्या होता है, प्लास्टिक गर्म करने पर ये क्या होता है, मुलायम हो जाती है और ठंडा करने पर वापस ये कड़े हो जाते हैं। ये प्रक्रिया आप बार बार कर सकते हैं, ठंडा गर्म कर सकते हैं, ये कठोर और मुलायम होते रहेंगे। इनको बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक। इनका रिसाइकिल करना बड़ा आसान है, पुनर्चक्रण आसानी से ये हो जाता है। जैसे कि पॉलीथीन हो गई, पीवीसी हो गई। पॉलीथीन, पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है। पीवीसी और पॉलीथीन पाइप्स वगैरह बनते हैं इसके। सेकंड जो प्लास्टिक आती है उसकी चर्चा करेंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये प्लास्टिक वो होती है जिसको गर्म करने पर तो मुलायम हो जाते हैं, ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं और खुरदरे भी हो जाते हैं। अगर हम इसको दोबारा फिर से गर्म करें तो ये पुनः मुलायम नहीं होते हैं, हमेशा कठोर ही बने रहते हैं। बैकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। बैकेलाइट जो होता है वो थर्मोसेटिक प्लास्टिक का एक उदाहरण होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आप दोबारा यूज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सख्त हो जाने पर दोबारा इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसका ये मतलब हुआ कि इसको आप रिसाइकिल नहीं कर पाएंगे, पुनर्चक्रण संभव इसका नहीं है। अब देखते हैं प्लास्टिक की यूजेस क्या है, प्रयोग क्या है।
प्लास्टिक का उपयोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जैसे कि दवाओं की गोलियां हैं, टिक्कियों को जो भी दवाओं आती है वो प्लास्टिक के ही पैकेट्स में आती हैं। और घाव को जो सीने के लिए जो धागे इस्तेमाल होते हैं वो भी प्लास्टिक के हैं। सिरिंज है, दस्ताने हैं और चिकित्सीय यंत्र भी अधिकतर प्लास्टिक के ही बने होते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें माइक्रोवेव ओवन की, जिसमें भोजन पकाते हैं, इसमें एक खास तरह की प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं जो कि ऊष्मा का तो आने जाने देती है, लेकिन खुद उसको पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, गर्मी का प्रभाव उस पर प्लास्टिक पर नहीं पड़ता है। एक और खास तरह की प्लास्टिक हमको देखने को मिलती है, वो है टेफ्लॉन। क्या होती है? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन की खास क्या बात क्या होती है? ये इसके ऊपर ना तो तेल चिपक सकता है ना तो पानी चिपक सकता है। तो तेल और पानी न चिपकने के कारण इसका प्रयोग हम बर्तनों के ऊपर करने लगे हैं परत बनाने के लिए। ऐसी परत लगा देते हैं जिससे कि उस पर पानी या तेल ना चिपके, तो बर्तन को धुलना आसान रहे, गंदी ना हो। चलिए देखते हैं प्लास्टिक और पर्यावरण के बीच में क्या रिश्ता है। हम जो लोग प्लास्टिक लाते हैं, वस्तुओं को थैली लाते हैं, जो भी वस्तु लाते हैं थैली में भर के प्लास्टिक के, उससे कहीं ना कहीं कचरा बनता है और वो कचरा कूड़ेदान में जाता है। कूड़ेदान से वापस ये एक समस्या के रूप में नजर आता है कि कैसे इस कचरे का समाधान किया जाए। आइए जानते हैं। कुछ कचरे ऐसे होते हैं जो आसानी से नष्ट हो जाते हैं, कुछ कचरे ऐसे होते हैं जो आसानी से नष्ट नहीं होते हैं। वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे कि जीवाणुओं की क्रिया के द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें हम जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। वे पदार्थ जो बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा अपघटित हो जाए, समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाए, उनको बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। दूसरी तरफ अगर देखते हैं, वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते हैं, आसानी से नष्ट नहीं होते हैं, उनको जैव अनिम्नीकरणीय कहते हैं, बायो नॉन डिग्रेडेबल कहते हैं। ये नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, यानी इनको आसानी से आप नष्ट नहीं करते हैं, प्रदूषण बहुत ज्यादा कर सकते हैं ये। तो प्रकृति में जो पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से प्रक्रिया के द्वारा जो अपघटित हो जाए वो जैव निम्नीकरणीय, और जो अपघटित ना हो उसे बोलते हैं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। तो ये हमने जान लिया जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ या जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। यह प्रश्न नंबर 6 के घा का भी उत्तर है। अभी घा में जो भी प्रश्न आएगा उसमें दिया हुआ है, घा का प्रश्न है कि जैव निम्नीकरणीय व जैव अनिम्नीकरणीय में क्या अंतर है। तो आपको इसी प्रश्न को, उस प्रश्न का उत्तर यहीं से नोट कर लेना है। वीडियो रोक कर 6वें घा का अनुसार आप यहीं पर नोट कर लीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। जो अपशिष्ट होते हैं उनको नष्ट करने में कितना समय लगता है इसको हम देखते हैं। जो भी सब्जी फल होते हैं, बचा हुआ भोजन होता है, ये मात्र 1 से 2 हफ्ते में ही आसानी से जैव निम्नीकरणीय हो जाता है, यानी कि ये नष्ट हो जाता है। कागज की बात करें तो कागज को करीब 1 महीने तक लग जाता है, यानी कि 20 दिन से लेकर 30 दिन तक, 10 से लेकर 30 दिन तक समय लगता है, निम्नीकरणीय है। सूती कपड़े की बात करें तो 2 से 5 महीने में ये डिग्रेडेड हो जाता है, यानी कि समाप्त होता है। लकड़ी की बात करते हैं तो लकड़ी क्या होता है, 10 से लेकर 15 वर्ष तक इसको समय लगता है इसको नष्ट होने में। आगे बात करें ऊनी वस्त्र की, तो ऊनी जो वस्त्र होता है इसका जो नष्ट होने का समय है वो है 1 वर्ष तक, ये भी जैव निम्नीकरणीय होता है। आगे बात करते हैं टिन, एल्युमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे, ये 100 से लेके 500 वर्ष तक टिके रहते हैं, नष्ट होते हैं। इनको जैव अनिम्नीकरणीय कहा जाता है क्योंकि बहुत समय लग जाता है। प्लास्टिक की थैली की बात करें, इसमें भी कई वर्ष लग जाते हैं, ये भी जैव अनिम्नीकरणीय की श्रेणी में आते हैं। आइए जानते हैं अब प्लास्टिक के जो उपयोग हैं उनके बारे में समझते हैं। प्लास्टिक के कई टाइप्स होते हैं, तो उनके टाइप्स के आधार पर हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, हर परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर बात करें पहले नंबर पर पॉलीथीन। नंबर 1 पर क्या आता है, प्लास्टिक का टाइप पॉलीथीन। पॉलीथीन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, थैली में, बोतल में और बाल्टी में, पाइप बनाने में इनका इस्तेमाल करते हैं। कोई भी था जो भी आप प्लास्टिक थैले मार्केट सामान लाते हैं सब पॉलीथीन की ही बनी होती है। इसके अलावा बोतल से जो पानी पीने वाली बोतल होती है भी इसी बनी हुई है, जो घरों में पाइप लगा हुआ है भी इसी बना हुआ है, बाल्टी भी इसी बनी होती है। सेकंड आता है एक्रिलिक। एक्रिलिक आता है। एक्रिलिक क्या होता है, इसमें से कार और ट्रकों की खिड़की बनती है, यानी कि जो कार और ट्रक के शीशे होते हैं वो एक्रिलिक से बने होते हैं। अब बात करते हैं तीसरा
पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीप्रोपिलीन ये क्या होता है, इससे जो है जो ये प्लास्टिक होती है, इससे रस्सी बनती है, रेसे बनते हैं और मजबूत पाइप बनते हैं। पॉलीप्रोपिलीन रस्सी, रेसे और मजबूत पाइप इस बनाने का काम आता है। चलिए देखते हैं चौथा टाइप जो प्लास्टिक का है, वो होता है स्टायरोन। क्या होता है स्टायरोन? परीक्षा में ये आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टायरोन को हम थर्माकोल भी कहते हैं या थर्माकोल को स्टायरोन भी कहते हैं। ये पैकिंग में प्रयोग होता है, संचायक सेल के केस में बनाने में प्रयोग होता है, खिलौने बनाने में प्रयोग होता है, पैकिंग में, संचायक सेल में और इसके साथ खिलौने बनाने में इसका प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेलामाइन। मेलामाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेलामाइन क्या होता है? ये बर्तन बनाने में इस्तेमाल होता है। मेलामाइन प्रयोग कहाँ करते हैं? पांचवा टाइप प्लास्टिक का, इसको बर्तन बनाने में प्रयोग करते हैं। कमर्शियली बात करें तो बेकेलाइट का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है। बेकेलाइट से क्या होता है, बिजली के जो प्लग होते हैं, बिजली के जो प्लग होते हैं, स्विच होते हैं, कंघी होती है, पिन होता है और कोई भी जो बर्तन होते हैं उनके हत्थे होते हैं, जो हम लोग कुकर वगैरह में देखते हैं जो हत्थे लगे होते हैं, ये सब हत्थे किससे बने होते हैं? बेकेलाइट के बने होते हैं। तो बेकेलाइट बहुत महत्वपूर्ण बेकेलाइट है। इससे खास बात क्या है, ये एक बार ये सेट हो जाता है गर्म करने पर तो वापस ही इसका ये मुलायम नहीं हो पाता है बेकेलाइट। आगे आते हैं टेफलॉन। जो टेफलॉन की बात करते हैं तो टेफलॉन जो होता है ये क्या होता है? नॉन स्टिक। ये क्या होता है? नॉन स्टिक बर्तन होता है जो कि ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। नॉन स्टिक के बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोधी की तरह ये इसकी परत चढ़ा दी जाती है, इसे बोलते हैं टेफलॉन, यानी बर्तन के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। ये प्लास्टिक हो गए प्रमुख रूप से, इनके बारे में बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। पॉलीथीन, पाइप बाल्टी, एक्रेलिक, ट्रक की खिड़की, पॉलीप्रोपिलीन, रस्सी, रेसे, स्टायरीन यानी थर्माकोल पैकिंग में, सेल में और खिलौने में, मेलामाइन का प्रयोग बर्तन में, बेकेलाइट का प्रयोग बिजली के प्लग आदि में, हत्थे में, टेफलॉन का प्रयोग करते हैं नॉन स्टिकी बर्तन बनाने में। बात करें पॉलीथीन का, जो अगर तो भाग में बढ़ते दिया था, पॉली होता है एथीन, यानी एक प्लास्टिक का ही उदाहरण होता है जो थैलियां बनाने के लिए प्रयोग होता है। प्लास्टिक का युग ऐसा है कि बिना प्लास्टिक के काम चलना संभव नहीं हो पाता है। टेफलॉन हो, टेट्राफ्लोरोएथिलीन हो, ये सब क्या है? पॉलीमर्स होते हैं। इनका गलनांक बहुत हाई होता है, ये अज्वलनशील होते हैं, इसी गुण के कारण इनको वस्तुओं के ऊपर परत चढ़ाने में प्रयोग करते हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है जिससे कि पर्यावरण में प्रदूषण की समस्या हमको देखने को मिलती है। प्रदूषण काफी ज्यादा मात्रा में फैल रहा है जिससे कि जानवर खा के भी हम इस प्रदूषण के द्वारा जो प्रकृति में खुले स्थानों पर हम लोग पॉलीथीन फेंकते हैं, जिससे कि जानवरों को भी बड़ा नुकसान होता है, वो लोग इसको खा जाते हैं। और दूसरी खास बात क्या है कि ये प्लास्टिक पानी में सड़ती गलती नहीं है, इससे बहुत दिन तक ये लगातार पर्यावरण का प्रदूषण फैलाती रहती है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। कांच। कांच हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। कांच से हमने देखा होगा लैब में बहुत सारे फ्लास्क हैं और प्रिज्म है, ये सारे दूरबीन हो गई, सूक्ष्मदर्शी हो गए, चश्मा अपना हो गया, दर्पण हो गया यानी शीशा जो हो गया, ये सारी किससे से बनी हुई थी? कांच से ही बनी होती है। कांच के बारे में जानते हैं। कांच पहली बात, किसी खास बात क्या होती है, ये पारदर्शी होता है। क्या होता है? इसका गुण कैसा होता है? पारदर्शी होता है, इसीलिए इसको हम प्रकाशिक यंत्रों और लेंसों में इसका प्रयोग करते हैं। खास बात क्या है? कांच कोई यौगिक नहीं है, कोई खास यौगिक नहीं है, बल्कि क्या मिश्रण होता है। कांच क्या होता है? कांच धातुओं के सिलिकेटों का विलयन यानी मिश्रण होता है, यानी धातुओं के जो सिलिकेट होते हैं उन्हीं का विलयन या मिश्रण होता है। इसको बहुत ध्यान से आप लोग देख लीजिए, मिश्रण होता है। साधारण कांच सिलिका, जो समानता कांच मिलती है वो किससे बनी होती है? सिलिका यानी कि जो बालू होता है, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। कांच कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है। कांच की स्ट्रक्चर क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है। गर्म करने पर क्या होता है? ये कांच को अगर हम गर्म कर दें तो ये बहने लगता है गर्म होकर, और ठंडा करने पर यही कारण है कि कांच को ठोस न कह के इसको अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। और ध्यान से देखिएगा, अतिशीतित द्रव किसे कहते हैं? कांच को कहते हैं।
क्योंकि इसको गर्म करने पर पानी तरह कांच बहने लगता है। कांच का कोई निश्चित संरचना नहीं होती, कोई स्ट्रक्चर निश्चित नहीं है, ना तो कोई गलनांक निश्चित है। इसका जो गुण होते हैं, क्वालिटी होती है, उसके अवयवों पर निर्भर करती है किससे यह बना हुआ है। चलिए देखते हैं कांच के टाइप्स। पहला जो कांच आता है, जो फर्स्ट टाइप कांच का आता है, वो आता है साधारण या मृदु कांच। साधारण कांच जो बना होता है वो सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत से बना होता है। सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत से बना होता है। इससे बोतल, परख नली, खिड़की के शीशे आदि बनते हैं। सेकंड आता है कठोर कांच। ये इसमें पोटेशियम कार्बोनेट, साधारण में सोडियम कार्बोनेट, कठोर में पोटेशियम कार्बोनेट और चूना और रेत बने होते हैं। बिल्कुल आसानी से समझ लीजिए, सोडियम कार्बोनेट साधारण कांच, पोटेशियम कार्बोनेट से कठोर कांच बनती है। इसका प्रयोग जो करते हैं फ्लास्क और बीकर, इसका प्रयोग करते हैं फ्लास्क और बीकर, परख नली आदि को बनाने में प्रयोग करते हैं। चलिए जो तीसरा टाइप कांच आता है वो आता है फ्लिंट या प्रकाशीय कांच। इसमें क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट भी है, पोटेशियम कार्बोनेट भी है, बोरिक एसिड भी है और सिलिका भी है। सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट दोनों होते हैं, साथ में बोरिक एसिड और सिलिका भी मिले होते हैं। इनको गर्म करके इस फ्लिंट कांच को हम प्राप्त करते हैं। इसी द्वारा प्रिज्म और प्रकाशीय केंद्र बनाए जाते हैं। अगर दो दृष्टि दोष है तो चश्मे का भी प्रयोग जो बनाए जाते हैं वो फ्लिंट कांच से ही बनाए जाते हैं। हम लोग देखते हैं, ये प्रश्न नंबर 6 खा का उत्तर भी है, इसको यहीं पर आप लोग लिखते चले। धूप के चश्मे आंखों को सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए लगाए जाते हैं। इन चश्मों में कांच में थोड़ा सा सीडियम ऑक्साइड मिला देते हैं, जिससे कि स्थायी रूप से कलर्ड हो जाता है। धूप में ये चश्मे आंखों को राहत देते हैं, लेकिन जब छाया में आते हैं तो ये साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए ये यूजलेस हो जाते हैं। वर्तमान में क्या होने लगा है, एक और नए टाइप का कांच आ गया है, टाइप 4 आ गया है, फोटोक्रोमेटिक कांच। इन कांचों का प्रयोग लेंसों के रूप में होता है। इसमें सिल्वर आयोडाइड मिला होता है। धूप में जाते हैं तो सिल्वर आयोडाइड दोनों टूट के सिल्वर अलग और आयोडाइड अलग हो जाता है। तो दोनों अलग हो जाते हैं तो हमको स्पष्ट दिखाई पड़ता रहता है, और साथ ही इसका जो रंग होता है वो डार्क हो जाता है शीशे का। सिल्वर की ये जो परत होती है चश्मे के लेंसों पर को रंग गहरा कर देती है। छाया में सिल्वर आयोडाइड दोनों आपस फिर से जुड़ जाते हैं और सिल्वर आयोडाइड बन जाता है। इससे क्या होता है कि लेंस पहले की तरह हल्के रंग का हो जाता है। तो छाया में हल्के रंग का शीशा होगा तो आराम से दिखाई पड़ता है। अब बात करते हैं, अगर हमको जो कांच है उसको स्थायी रूप से रंगीन करना है तो क्या करेंगे। जब इसको हम गर्म करते हैं, इसमें अगर कोबाल्ट ऑक्साइड मिला दें, कांच को गर्म करते हैं, कोबाल्ट ऑक्साइड मिला देते हैं तो ये नीले रंग का हो जाएगा। कोबाल्ट से नीले रंग का हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड से हल्का नीला होगा। और अगर क्रोमियम ऑक्साइड मिला देंगे तो ये हल्के हरे रंग का हो जाएगा। साथ ही सीरियम ऑक्साइड मिलाएंगे या क्यूप्रस ऑक्साइड मिलाएंगे तो पीले रंग का हो जाएगा। सीरियस ऑक्साइड और क्यूप्रस ऑक्साइड दोनों मिलाने से ये पीले रंग का बन जाता है। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि चूड़ी का रंग कैसे निर्धारित होता होगा, यानी कि यही कोबाल्ट ऑक्साइड से नीला कर लेंगे, फेरिक ऑक्साइड से हल्का नीला कर लेंगे, क्रोमियम ऑक्साइड से हल्का हरा कर लेंगे, सीरियम और क्यूप्रस ऑक्साइड से पीले रंग का कांच प्राप्त कर लेते हैं। ये उत्तर आप लोगों ने 6वें खा भी उसका उत्तर भी यहाँ से देख लिया है, यानी कि धूप के चश्मे का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे स्थायी रूप से रंगीन हो जाता है। यहीं तक का आंसर लिखना है। चलिए देखते हैं, अगला है टॉपिक मृतिका। मृतिका क्या होता है। हम लोगों ने कुम्हार को देखा होगा, बर्तन पकाते रहते हैं। जो कुम्हार बर्तन पका के मिट्टी को पकाता है वो पकी हुई मिट्टी को ही हम मृतिका कहते हैं। यानी कि गुथी हुई चिकनी मिट्टी से चाक द्वारा पहले कच्चे बर्तन बनाए जाते हैं, फिर उसे हाई टेम्परेचर यानी उच्च तापमान की भट्टी पर पकाते हैं तो पके हुए बर्तन को ही मृतिका कहा जाता है। पके हुए बर्तन को मृतिका कहा जाता है। सब याद करिए, सिंधु घाटी सभ्यता में भी मृतिका देखने को मिलती है। चीनी मिट्टी भी एक तरह की सफेद मृतिका होती है, जिससे कि कप प्लेट, केतली, गाड़ी के स्पार्क प्लग, होल्डर, बिजली की फ्यूज आदि बनाए जाते हैं। हालांकि जो ये वस्तुएं बनती हैं ये पोरस होती हैं, छिद्रयुक्त होती हैं, तो पोर को बंद करने के लिए इसमें लेड ऑक्साइड और टिन ऑक्साइड का लेप चढ़ा देते हैं और थोड़ा सा गर्म कर देते हैं, जिससे कि उसके ऊपर लेप पिघलकर अच्छे से चिपक जाए और छिद्रों को बंद कर ले, जिससे कि यह वाटरप्रूफ बन जाए। आगे बात करते हैं साबुन की। साबुन क्या होता है। साबुन जो रासायनिक रूप से बात करें तो साबुन क्या होता है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन एक तरीके की साल्ट होता है, लवण होता है। कैसा होता है,
उच्च वसी अम्लों के सोडियम और पोटेशियम साल्ट होते हैं। इन्हें प्रायः सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा वनस्पति तेल के पारस्परिक क्रिया के द्वारा बनाया जाता है। यानी कि सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, उसमें वनस्पति तेल मिला के आप उसको गर्म कर देंगे तो साबुन बन जाता है। अगला आता है अपमार्जक। साबुन खास बात क्या है, ये जल्दी झाग नहीं देता है। अगर कठोर जल है तो झाग आसानी से नहीं देता है। इसके लिए अपमार्जक आ गए हैं। जब भी हम बाजार से कोई भी साबुन की टिकिया खरीद कर आते हैं तो उस टिकिया पर कभी भी आप लोग बर्तन धुलने कपड़े धुलने वाली टिकिया पर कभी भी आप साबुन शब्द नहीं पाएंगे। उस पर क्या लिखा होता है, डिटर्जेंट लिखा होता है। क्या लिखा होता है, उसके रैपर पर डिटर्जेंट लिखा होता है। क्यों? डिटर्जेंट क्या होते हैं, ये कठोर जल के साथ झाग देते हैं और रासायनिक पदार्थ, यानी कि ये कठोर जल के साथ झाग देने वाले रासायनिक पदार्थ होते हैं। इससे कपड़ा धोने में काफी सहायता मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें साबुन से, इसकी तुलना करें तो साबुन बिल्कुल अलग होता है और डिटर्जेंट बिल्कुल अलग होते हैं। अपमार्जक साबुन की अपेक्षा कठोर जल में झाग ज्यादा देता है और कपड़े अधिक साफ करता है। चलिए अब बारी आती है अभ्यास प्रश्नों की। चलिए फटाफट हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का नंबर सही का चिन्ह लगाना है। थर्माकोल का दूसरा नाम क्या है? थर्माकोल का दूसरा नाम क्या है? हमने चैप्टर के शुरुआत में कहा था, इसको ध्यान से देखिएगा। स्टाइरोन को हम थर्माकोल भी कहते हैं। पौधे का मुख्य पोषक तत्व क्या होता है? गंधक, ऑक्सीजन, कार्बन या नाइट्रोजन? से उत्तर होगा नाइट्रोजन। फिर दिया है फेरिक ऑक्साइड मिलाने पर कांच का रंग कैसा हो जाएगा? हल्का नीला हो जाएगा। फिर बात करते हैं खिड़कियों के खिड़की जो होती है उसमें किस प्रकार के शीशे प्रयोग होते हैं? वो होता है साधारण या मृदु कांच का प्रयोग हम करते हैं। अगर दिया हुआ सही गलत चिन्ह लगाना है। फोटोक्रोमैटिक कांच, दूसरे का नंबर। फोटोक्रोमैटिक कांच प्राप्त करने के लिए कुछ सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है। बिल्कुल मिलाते हैं, जिससे कि उसका जो है रंग गहरा और हल्का हो सके। रेयान क्या होता है? प्राकृतिक रेशा होता है? बिल्कुल नहीं। रेयान क्या होता है? कृत्रिम रेशा होता है। सीमेंट, साबुन, प्लास्टिक की सारी चीजें क्या है, अभी चर्चा की थी, मानव निर्मित वस्तुएं हैं, यानी कि बिल्कुल ये सही है। एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग कीटाणुओं के नाशक के रूप में करते हैं। कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं। इसमें मुझे को आशंका है, यहां पर होना चाहिए जीवाणुनाशक। क्या होना चाहिए? जीवाणुनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं, ना कि कीटाणुनाशक के रूप में। तो ये जो है कहीं ना कहीं उत्तर यहाँ पर एक गलत हो जा रहा है। तो यहाँ पर चिन्ह जो उत्तर होगा वो भी क्रॉस हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कीटाणु नहीं, जीवाणुनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं खाली स्थान। मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के क्या बनाने में प्रयोग करते हैं? बर्तन बनाने में प्रयोग करते हैं। फिर दिया सूत, रेशम, ऊन क्या होते हैं? प्राकृतिक रेशे होते हैं। खाली स्थान भरते रहिए। सूत, रेशम, ऊन क्या है? प्राकृतिक रेशे हैं। धूप के चश्मे, सूर्य की, यहाँ पर पराबैंगनी के बजाय आप गर्मी लिख लें, जिसे किताब में दिया हुआ है गर्मी। तो गर्मी, धूप के चश्मे, सूर्य की गर्मी, यही की किरणों से आंखों को बचाती हैं। धूप के चश्मे सूर्य की गर्मी की किरणों से आंखों को बचाती हैं। चाहे तो पराबैंगनी लिख सकते हैं, ये इससे बचाती, दोनों चीजें करती हैं, तो आप लोग गर्मी लिख सकते हैं। ख नंबर है सोडियम हाइड्रोक्साइड वनस्पति तेल की क्रिया से साबुन प्राप्त होता है। संश्लेषित रेशे की बात करें तो संश्लेषित रेशे से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं अब। प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर हम देखते हैं इधर। इसका आंसर इधर है, यहाँ पर। वे रेशे जो जंतुओं या पादपों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं, जैसे कि कपास है, जूट है। और जो रेशे मनुष्यों द्वारा निर्मित हैं वे संश्लेषित रेशे कहलाते हैं, जैसे कि नायलॉन या हम बात कर सकते हैं
पॉलीथीन। सब क्या है? संश्लेषित रेशे। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर चौथे ख नंबर, 4 प्रकार की कांचों को नाम बताने हैं। 4 टाइप्स ऑफ कांच। पहला है साधारण कांच, दूसरा लिखिए कठोर कांच। पहला साधारण कांच, दूसरा है कठोर कांच, तीसरा है फ्लिंट कांच, चौथा नए तरह का हो गया फोटोक्रोमैटिक कांच। चलिए देखते हैं चौथे का नंबर। अगर ना लिख पा रहे हो तो इसको रोक के वीडियो को देख सकते हैं, लिख लीजिएगा आराम से। पॉलीथीन, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, एक्रिलिक और बेकेलाइट का एक एक उपयोग लिखना है। तो हमने इसे ठीक नीचे इसका आंसर लिख दिया है। पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं थैली बनाने में, टेफ्लॉन का इस्तेमाल करते हैं बर्तन बनाने में, एक्रिलिक का इस्तेमाल करते हैं कार या ट्रक की खिड़की बनाने में, और बेकेलाइट का प्रयोग करते हैं प्लग को बनाने में, बिजली के प्लग बनाने में हम बेकेलाइट का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हाथा बनाने में प्लग बेकेलाइट का प्रयोग करते हैं। चलिए इसका भी आंसर हो गया, इसको आराम से लिख लीजिए। फिर है साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। साबुन या अपमार्जक में क्या अंतर है, इसका आंसर हम थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं जस्ट अभी। यहाँ चौथे का घ नंबर है, इसका आंसर है रासायनिक रूप से साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। सोडियम पोटेशियम लवण हाइड्रोक्साइड तथा वनस्पति तेलों के पारस्परिक क्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके आगे अब यहाँ शुरू करेंगे। डिटर्जेंट क्या होते हैं, यहाँ इसको काट दीजिए। डिटर्जेंट अपमार्जक हैं जो कठोर जल के साथ भी झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ होता है। अपमार्जक क्या होते हैं? कठोर जल के साथ भी झाग देने वाले रसायन होते हैं जो कि कपड़ा धोने में बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। रासायनिक रूप से ये साबुन से भिन्न होते हैं। अपमार्जक साबुन की अपेक्षा कठोर जल में अधिक झाग देते हैं और कपड़े को अच्छे से साफ करते हैं। तो चलिए ये हो गया चौथे का ख नंबर का आंसर। आगे बढ़ते हैं। चौथे का क्वेश्चन, यानी मृतिका क्या होती है। गुथी हुई मिट्टी से निर्मित बर्तन को जब उच्च ताप पर पकाया जाता है तो मृतिका बनती है। जैसे कि हम लोग घड़ा देखे होंगे, घड़ा क्या है? एक मृतिका होती है। गुथी हुई मिट्टी से यानी कि चिकनी मिट्टी से निर्मित बर्तन को जब हम उच्च ताप पर गर्म करते हैं, पकाते हैं, तो मृतिका बनती है। अगला आता है 4 नंबर, संश्लेषित रेशे क्या होते हैं। संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, इसका आंसर हम देखते हैं। मानव के द्वारा जो भी रेशे निर्मित होते हैं उनको हम संश्लेषित रेशे भी कहते हैं। इसका आंसर आप यहां पर कर लीजिए, यहां से यहां तक, यानी कि ये 4 नंबर है। चौथे का 4 नंबर देखिए, नायलॉन, पॉलिएस्टर, डेक्रान, रेयान आदि मानव निर्मित रेशे हैं। इस प्रकार के रेशों को संश्लेषित रेशे भी कहते हैं। संश्लेषित रेशे क्या होते हैं? उच्च अणुभार वाले बहुलक यौगिक होते हैं। यहां तक इसका आंसर हो जाएगा। नायलॉन, पॉलिएस्टर, डेक्रान, रेयान आदि मानव निर्मित रेशे होते हैं। इस प्रकार के रेशों को हम संश्लेषित रेशे भी कहते हैं। ये उच्च अणुभार वाले बहुलक यौगिक होते हैं। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीर लगाना है। मनुष्य और मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुओं क्या होती हैं? मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। मकान बनाने में क्या प्रयोग होता है? ईंट, सीमेंट, सरिया का प्रयोग होता है। मकान बनाने में क्या प्रयोग होता है? ईंट, सीमेंट, सरिया का प्रयोग होता है। यदि यह सीमेंट के नए प्लास्टर पर क्या करते हैं? पानी का छिड़काव करते हैं। रेयान रेशों का प्रयोग कहाँ करते हैं? रेयान रेशों का जो को हम कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। रेयान रेशों क्या कहते हैं? कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। चलिए पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कौन कौन से उपाय हैं? पहला है रासायनिक उर्वरक, दूसरा जैविक उर्वरक और तीसरा है फसल चक्र। आंसर लिख लीजिए, रासायनिक उर्वरक, जैविक उर्वरक और फसल चक्र। इस प्रकार 3 तरह के हम उपाय प्रयोग करते हैं भूमि के पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए।
चलिए देखते हैं धूप में बाहर निकलने पर हम धूप के चश्मों का प्रयोग क्यों करते हैं। धूप चश्मे का प्रयोग करते हैं, छठवें खा नंबर हमने पहले ही चर्चा कर दिया था, कि इसको आप लोग देख लीजिएगा। जिससे इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि हम प्रयोग करते हैं सूर्य की गर्मी से बचने के लिए। सूर्य की गर्मी से बचने के लिए प्रयोग करते हैं धूप के चश्मे का। अगला प्रश्न है, संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र जल्दी क्यों सूख जाते हैं। इसका उत्तर होगा, संश्लेषित रेशे पानी को बहुत कम सोखते हैं, तो पानी को सोखेंगे नहीं तो सूखेंगे बहुत जल्दी। फिर दिया है छठवें घ नंबर, जैव निम्नकरणीय व जैव अनिम्नकरणीय में क्या अंतर होता है। वे पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से आसानी से निम्नीकृत हो जाएं उनको बोलते हैं जैव निम्नकरणीय, और जो आसानी से निम्नीकृत ना हो उनको बोलेंगे जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ। इसका चर्चा जो हमने पाठ को पढ़ते वक्त कर लिया था, एक बार फिर से आपको हम वहां ले चलते हैं। जैव निम्नकरणीय और अनिम्नकरणीय की बात करें, ये आंसर है यहाँ पर छठवें का ख नंबर जो आखिरी प्रश्न है। वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे कि जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं उनको जैव निम्नकरणीय कहते हैं, और जो पदार्थ प्राकृतिक रूप से सरलता से अपघटित नहीं होते हैं उनको जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं। बच्चों, इस प्रकार कक्षा 8 के चैप्टर नंबर 2 मानव निर्मित वस्तुओं का सारा अध्ययन हमने कर लिया, साथ में इसके संबंधित क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व कर लिए हैं। मैं ऐसा करता हूं कि परीक्षा में इसमें से कोई प्रश्न आएगा तो आपसे गलती नहीं होगी। साथ ही इसमें से कुछ ऐसे प्रश्न भी दिए हुए हैं जैसे कि प्लास्टिक्स के टाइप हैं, तो इन टाइप्स के क्वेश्चंस प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ऐसे पूछे जाते हैं, और यहाँ से अगर हम इसको समझे रहेंगे तो आगे बहुत काम आने वाले हैं। तो इसी के साथ बहुत धन्यवाद, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करिए जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा पाएं। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।